नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पर इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आपके पास आई हुई है IB ACIE और सिक्योरिटी असिस्टेंट की बहुत सारी वैकेंसीज, और उसके लिए आप लोगों को सबसे बड़ा फोबिया है, वो है करंट अफेयर का। आखिर 0 नंबर से 20 नंबर तक कैसे पहुंचना है और उसकी बिल्कुल एक साथ तैयारी कैसे कराई जाती है, वो सारी चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने माइंड की तैयारी की है, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @IB एग्जाम को क्लिक कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर 4 फायदे प्राप्त कर सकते हैं: प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, नए टाइप के क्वेश्चन, डेली शेड्यूल और टारगेटेड स्टडी, और IB रिलेटेड अपडेट्स, और सारी की सारी ई बुक्स आपके पास यहाँ से मिलने वाली है। अब सबसे पहली बात करें कि 2023 का जो ACIO का पेपर बनकर आया था आपके सामने, उस ACIO के पेपर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के अगर आए थे तो वो 2023 के अंदर, यानी कि पेपर जनवरी 2024 में हुआ था। और क्वेश्चन पेपर में जनवरी 2023, अगस्त, जनवरी, दिसंबर, अगस्त, मार्च, नवंबर, अगस्त, दिसंबर और मई 2023 आया था। रिकॉर्ड हो रहा है। के अलावा आपके पास ये 12 मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर आता है, और 12 मंथ का करंट अफेयर ही 2025 में अगर सितंबर में पेपर होता है तो हमें पिछले साल के जुलाई से लेके और इस साल के अगस्त तक, जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर करना होगा। और इसी चीज में अगर देखें तो सेट नंबर 2 जो आया था ACIO प्रीलिम्स, उसके अंदर भी सारे के सारे क्वेश्चन 2023 करंट अफेयर के लिखे गए थे। ये PDF मैं आपको मुहैया करा दूंगा। के बाद अगर मैं कहूं कि जनवरी 2024 में IB ACIO का पास्ट ईयर का पेपर हुआ था, तो करंट अफेयर की कवरेज जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक की आई थी। और इसका मतलब 12 से 13 मंथ का करंट अफेयर पूछा गया। तो 2025 के ट्रेंड के हिसाब से देखें, अगर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट सितंबर 2025 हाईली लाइकली है, हमें 2 पार्ट में अपना कवरेज करनी पड़ेगी, और मेरे पास आपके लिए 2 प्लान है। पहला प्लान ये है कि हम करंट अफेयर जनवरी 2025 से अगस्त 2025 का कवर करें, और लाइन बाय लाइन इसको कवर करने की कोशिश करें जो इस साल का आधारित है। दूसरा, हम पास्ट ईयर के तौर पर जून 2024 से दिसंबर 2024 का सेकंड पार्ट के तौर पे कर लें, सेकंड पार्ट के तौर पे कर लें। ठीक है। तो बोनस फॉर सेफ्टी के तौर पर भी मैं चाहता हूं कि कुछ कर लीजिए। वी विल ऑल्सो प्रोवाइड क्रिस्प कवरेज ऑफ जनवरी 2024 से मई 2024 की भी कवरेज हम यहां पर दे देंगे, टू एंश्योर स्लिप्स थ्रू, कोई क्वेश्चन स्लिप ना हो जाए, इस तौर पर आपके पास ये बात रखी जाएगी। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा एनालिसिस जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका एग्जाम बनना कहां से है। IB ACIE 2023-24 का जो पेपर हुआ, उसके अंदर सेट 1 से लेके सेट 8 तक जो समरी बनकर आ रही है करंट अफेयर के क्वेश्चन का बाइफरकेशन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट क्वेश्चन के गवर्नमेंट स्कीम, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट से थे। और ये 5 और 2 7 और 2 9 के 9 क्वेश्चन PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आए थे। इसके अलावा स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, साइंस एंड हेल्थ, इंटरनेशनल अफेयर्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस और डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, स्पेस और टेक्नोलॉजी के भी एक एक दो दो सवाल दिखाई दिए। लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस, एक सेट ऐसा भी बना दिया गया जहां पे रिपोर्ट, इंडेक्सेस और डाटा वाले क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन दे दिए गए गवर्नमेंट स्कीम की तरह। और यहां पर आप एक बार देखिएगा कि ये सारा का सारा ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। रिपोर्ट, इंडेक्सेस और सर्वे के 5 क्वेश्चन, अवार्ड में पद्मा, साइंस एंड टेक और अर्बन के 3 क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कीम और इनिशिएटिव क्वेश्चन, डिफेंस और टेक्नोलॉजी 2 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक जो इंस्टीट्यूशन और स्पेस पर आधारित है 2 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट का 1 क्वेश्चन, और इकोनॉमी एंड रेगुलेटरी अफेयर के 2 क्वेश्चन आपके पास रहे थे। इसका मतलब है चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट हो या हो आपके पास कोई भी पेपर
ACIO का लगातार क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस ना केवल करंट अफेयर में आ रही है, बल्कि आपकी जो जीके और जीएस आनी है उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनने हैं। ACIO में सिर्फ फर्क इतना है कि वहां स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और सिक्योरिटी असेसमेंट में जो अब तक का ट्रेंड देखा गया है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर ऑप्शन होते हैं, एक एक शब्द के ऑप्शन होते हैं। होता है ऊंट किस करवट बैठेगा इस बार ये भगवान जाने, लेकिन फिलहाल जो अभी तक के ट्रेंड और एनालिसिस को हम देख रहे हैं ये वाला ट्रेंड है। मेरी उम्मीद आप सब लोग एक बार अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि मैं और मेरे सारे लोग आपको देख पाए। चलिए, तो करंट अफेयर का टोटल सिलेबस क्या है हमारे पास और कितनी कवरेज हमने करनी है अगले 30 दिन के अंदर, उस चीज के ऊपर आइए थोड़ी सी निगाह, थोड़ी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर, साइंस हेल्थ इनोवेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी, रिपोर्ट इंडेक्सेस एंड सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, स्पेस, सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी, अपॉइंटमेंट एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, बजट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट थीम्स और के रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और कल्चर, फेस्टिवल्स एंड रीजनल आइडेंटिटीज। ये कंप्लीट सिलेबस है फेयर का आपके सामने। और अगर आपने पिछले 1 से 1.5 साल की मेरी पढ़ाई हुई, आपने ये सारी की सारी चीज कर ली, नो क्वेश्चन विल बी अनडन। और हो सकता है आप में से 20 में से 20, 20 में से 18, में से 19 स्कोर करने वाले भारी संख्या में बच्चे हों। और अब मेरे को सही सही चीज बताइएगा कि आप लोग अगर एक एक क्वेश्चन अगर ऐसे ऐसे इकट्ठा करते चले जाएं कि एक एक क्वेश्चन भी अगर करें सिर्फ कि सर, अगर हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन अगर आना हो, और अगर हमारी ये पूरी तैयारी है, 20 में से 20 आप एक्वायर कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर करंट अफेयर और जीएस में 20 में से हाईएस्ट 18 नंबर पॉसिबल है, मैं पहले बता रहा हूं पिछले साल भी 16 क्वेश्चन सही करने वाले लोग भी थे। इसलिए अगर आपने ये पैटर्न पकड़ लिया और लाइन वाले, सेंटेंस वाले, स्टेटमेंट वाले, मैचिंग वाले, इस असर्शन रीजन वाले सारे क्वेश्चन अगर कर लिए टाइप के, और प्रैक्टिस लगातार करते गए, और मेरे टेलीग्राम पे जो डेली एक पीडीएफ डेली 11 बजे आती है मॉर्निंग में, अगर वो लगातार आप कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन अनडन नहीं रहेगा। बताओ, कट ऑफ आगे जाएगी पीछे जाएगी इसकी टेंशन बाद में है। अगर 40 में से मैक्सिमम नंबर अगर आपके हाथ में आते हैं, ये पेपर में 10 से 12 15 मिनट में अगर आपका हो जाता है, तो बाकी 45 मिनट के अंदर आपके 3 सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कार्ड बनेगा या नहीं। अब बताओ, कट ऑफ की चिंता है या टॉप होने की चिंता है? फर्स्ट लेवल पे ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कॉल आने की चिंता है, या सिर्फ धक्के लगा लगा के सर इतना पढ़ा था कुछ भी नहीं आया? सबसे पहले आपको ये जानकारी जरूरी है। और आज के सेशन के अंदर हम जून 2025 का करंट अफेयर वो करेंगे जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी इस बार नई चीज जोड़ दी है, करंट अफेयर, इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल इशू। इसका मतलब जो भी अब आप पढ़ रहे हो उसके डेडिकेटेड नोट्स बनाइए ताकि आप इसके अंदर बढ़िया काम कर सको। अब मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया से चीज बताता हूं, और बढ़िया चीज बताते वक्त आप चीजें सुननी पड़ेगी। आपको पता होगा कि जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट जब आप खोलते हो, और वहां पर डिवीजन ऑफ एमएचए लिखे हुए हैं, और डिवीजन ऑफ एमएचए जो लिखे हुए हैं, उसके अंदर आपके पास कई सारे डिवीजन यहाँ लिखे हुए हैं। और इस डिवीजन को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, क्योंकि इस चीज को हम इंटरव्यू के अंदर तो बहुत ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपको नेशनल सिक्योरिटी पूरी की पूरी कर कर जानी पड़ेगी, और यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास बनते हैं आपके होम स्टेट से रिलेटेड या नेशनल लेवल, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। उससे पहले देखना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पिछले साल के एसीआईओ में कैसे गेम खेला आपके साथ, और इस पूरे के पूरे को प्रीलिम्स की करंट अफेयर का बेस बना दिया। समझना चाहेंगे?
आइए एक एक करके देख। एमएचए के डिवीजन में सबसे पहले है एलडब्ल्यूई डिवीजन। एलडब्ल्यूई का मतलब होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक वर्ड में इसको कहें तो ये होता है नक्सलाइट बेल्ट वाली पूरी की पूरी चीज। क्लिक करो इसको। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। जे एंड के और लद्दाख डिवीजन है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, लद्दाख यूटी है। नॉर्थ ईस्ट के डिवीजन में मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर दिल्ली एज ए यूटी, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सम मेट्रो क्लस्टर जो कि कम्युनल और रेडिकलाइजेशन प्रॉन एरिया के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा ट्राइबल पीवीटीजी डिवीजन के तौर पर ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और अंडमान निकोबार समूह। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसके दो तीन क्वेश्चन पिछले साल आए थे, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, राजस्थान, बंगाल और झारखंड। आप समझ गए होंगे कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो हर लाइन में कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। यस और नो? यस और नो? इसका मतलब जो राज्य इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर सरकार की योजनाएं भी ज्यादा पहुंचती होगी जस्ट टू अपलिफ्ट द। यस और नो? अगर वो चीज अपलिफ्ट करने के लिए हो रही है तो वहां पीआईबी की खबरें भी ज्यादा होगी और वो पूछेगा भी ज्यादा। और ये देखिए, जम्मू कश्मीर से पिछले साल का जोजिला टनल का सवाल पूछा गया, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का सवाल पूछा गया, और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तौर पे कश्मीर फाइल्स की फिल्म का सवाल पूछा गया। इसका मतलब बात कश्मीर अगर सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है तो एग्जाम के एजेंडे में भी सबसे ऊपर होगा। बात समझ रहे हैं? दूसरी बात, ये राज्य है झारखंड और झारखंड के अंदर एक अबुआ आवास योजना चालू की गई। और अबुआ आवास योजना के अलग अलग सेट में दो सवाल बने कि पॉलिसी एक उठाई, सवाल दो बना दिए, सेट नंबर 1 में अलग, सेट नंबर 5 में अलग। एक में पूछा गया अबुआ आवास योजना के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, और एक में पूछा गया अबुआ आवास के लिए एलिजिबल कौन है। अगर आप है और नहीं है का भेद अभी अगर हमारे क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो आप सेम सिस्टम देख पा रहे हैं या नहीं? क्या हम राइटली रिकॉर्ड कर पा रहे हैं या नहीं इस चीज को? यस और नो? तीसरी बात, झारखंड के अंदर से ही एक क्वेश्चन आता है जनजातीय गौरव दिवस 2023, और ये अबुआ बीर डिस्ट्रिक्ट अभियान का क्वेश्चन आता है। और ये से पीएम जनमन की एक लाइन लिखी आ जाती है। क्या पीएम जनमन इस बार नहीं आया क्या? क्या इस बार के पीआईबी में नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, हमने खूब पढ़ी है क्लास में जूम सेशन के अंदर। तो इसका मतलब उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर से हॉट कुक्ड मील का सवाल आया, और यहीं से मध्य प्रदेश के अंदर से हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फ्रॉम जनवरी टू सितंबर 2000 क्या हुई। इसका मतलब मौसम की मार से भी कई बार किसी राज्य के अंदर ज्यादा पीड़ा पहुंचती है और वो नेशनल करंट अफेयर का हिस्सा बनता है। वो चीज भी आपके सामने पूछी जाती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर से दो सवाल बने। सबसे पहला सवाल बना, इनकरेक्ट निकालना था, और असेंबली पोल्स वहां पर हुए थे। इसका मतलब 2024 और 2025 के अंदर जिस भी स्टेट और जिस भी यूटी के अंदर इलेक्शन हुए हैं या होने हैं, और अभी एक इलेक्शन 9 सितंबर को भी होना है, 9 सितंबर 2025। यस और नो? और लेकिन उसके लिए नॉमिनेशन वगैरह फाइलिंग अभी शुरू हो जाएगी अगस्त से लेके 21 अगस्त तक। और वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन का अगर आपको आर्टिकल है, कोई भी क्लॉज है, या कोई भी बाई लाइन या सब लाइन कोई चीज है, वो जरूर से जरूर इस बार याद कीजिएगा। साथ ही साथ 2024 से 2025 में जे एंड के इलेक्शन भी हुए हैं, अगर आपको पता हो। 2024 लास्ट ईयर ही हुए हैं। इसके ऊपर पूरी निगाह रखनी है। झारखंड के इलेक्शन हुए हैं पिछले दिनों में, यूटी के तौर पर दिल्ली के इलेक्शन फरवरी मंथ के अंदर हुए हैं। यस और नो? इसका मतलब उसके अंदर असेंबली में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने विन क्या किया, कितनी से विन की, और विनिंग मार्जिन के तौर पर क्या था, ये सारी चीजें एक बार आपको देख लेनी है।
राजस्थान के इलेक्शन 25 दिसंबर 2023 को हुए थे। मेरे ख्याल से अब राजस्थान बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, 2023 का क्वेश्चन है, पर ट्रेंड के तौर पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। यहाँ पर टोटल 199 सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने 112 सीट जीती, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 69 सीट जीती और बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती। अगर क्वेश्चन इतना बारीक आ रहा है तो आपको हर राज्य की पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीटें जीती ये याद करना पड़ेगा। नहीं, हवा में गोले चलाने से अच्छा है आप पहले लॉजिक समझें, बात कौन सी और कैसे कही जा रही, क्यों कही जा रही है। समझ पा रहे? इसके बाद के राज्य में उठाइए हरियाणा, और हरियाणा के बाद उठाइए गुजरात। हरियाणा से क्वेश्चन आया, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है। सीधा पीआईबी से 3 लाइनें ऊपर से उठाई और 1 2 3 बनाई, और इसमें से सेकंड वाली लाइन को उन्होंने गलत कर दिया और बस फर्स्ट और थर्ड लगाना था। पढ़ा हुआ है कर पाएंगे, नहीं पढ़ा हुआ नहीं होगा। दूसरी बात, गुजरात से आया, ज्ञान सहायक स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च हुई। 1 लाइन का सवाल था। ज्ञान सहायक स्कीम शुद्ध हिंदी का शब्द है, हिंदी बेल्ट का कोई ना कोई राज्य होना चाहिए। दिल्ली में हिंदी आती है, वेस्ट बंगाल में हिंदी नहीं होती, झारखंड में हिंदी होती है पर वो जनजातीय भाषा वाले अबुआ जैसे कुछ शब्द होते हैं, और एक गुजरात जैसा शब्द है। तो अगर आप चाहें भी तो ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन किसी पॉलिसी की लैंग्वेज से भी निकाल सकते हैं। यस और नो? इसके बारे में सीखेंगे, कुछ कुछ चीजें सीखेंगे, एलिमिनेशन वगैरह सीखेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट राज्य ओडिशा। ओडिशा आपने देखा होगा एमएचए के डिवीजन के तौर पे कई जगह पे, चाहे पीवीटी हो, चाहे ट्राइबल पॉपुलेशन हो, चाहे एलडब्ल्यू हो, हर सेक्टर में उड़ीसा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसी के तौर पे न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन ओडिशा के संबलपुर जिले में शुरू हुआ था। और ये कहां कहां शुरू हुआ और किसके लिए शुरू? दिस कैंपेन इज एनविसेज्ड वैल्यू अपलिफ्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ द स्टूडेंट फॉर बेटर सोसाइटी। तो ऐसे सेंटेंसेस वक्त ठीक ही होते हैं जो किसी, अब देखो एजुकेशन का संबंध किसी स्टूडेंट से ही होगा या नहीं होगा, तो ऐसे में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है। इसका मतलब तीसरा सेंटेंस ठीक है। इसने पूछा करेक्ट कौन सा है, ओनली 3 या 2 and 3, यस और नो? ओनली टी या 2 and 3। तो हमें भी 2 ऑप्शन काटने को मिल गए कि भैया जब 3 आ रहा है तो कम से कम बात आसपास होनी है, मतलब 2 ऑप्शन उड़ने वाली संभावना में है। अब वो 2 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन है, या तो वो डेट का क्वेश्चन पूछेगा या फिर वो नीचे से कुछ और दूसरा सवाल पूछेगा। यानी आपको फैक्चुअली करेक्ट रहना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब जिस मंथ की करंट अफेयर करोगे, करंट अफेयर याद करने के बाद ये भी रखना याद है कि वो कौन से मंथ का था, वो चीज कौन से मंथ की, क्योंकि बाद में पॉलिसी दे के मंथ पूछा जाएगा। तो हम मंथ मंथ बता के आपको सारी पॉलिसी गिनवा देंगे भारत की। यस और नो? ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया, इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट 2023। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट 2023 और ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जयपुर लॉन्च किया। अब ध्यान से देखना, ये शब्द लिख दिया जयपुर और यहां पे भी लिख दिया जयपुर, और आंसर में लिख दिया बोथ 1 and 2। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये क्वेश्चन ही गलत था। तो पता है क्यों? यहाँ जयपुर नाम की कोई जगह ही नहीं है। एक्चुअली जो जगह है वो जजपुर नाम की जगह है। जयपुर नाम की कोई जगह ही नहीं है। जजपुर कैंसिल करके वो करता हूँ। जयपुर नाम की जगह ही नहीं है, जजपुर नाम की जगह है। लेकिन उन्होंने आई जे एक जैसा मान लिया, आंसर की में ये आ गया, किसी ने चैलेंज किया था या किसी ने चैलेंज नहीं किया था। तो इसके अंदर एक्चुअली आंसर नाइदर 1 nor 2 आना था। लेकिन अगर एग्जामिनर की ही गलती हो तो ये जयपुर और जजपुर अगर ठीक मान लिया जाए, फिर 1 and 2 दोनों ठीक है, फैक्चुअली बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरी बात, शिव, ध्यान से देखना, शिवाजी वाली बात आई है। अगला क्वेश्चन आया महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के अंदर क्वेश्चन आया, शिवाजी महाराज स्टैचू दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया। अब बताओ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी के महाराज की मूर्ति का अनावरण किया, ये सही बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू राजकोट फोर्ट में है, सही बात है।
स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इज इन गोवा स्टेट। जब छत्रपति शिवाजी के नाम पर सारी की सारी श्रद्धा है, राजनीति है, जो भी कुछ होता है वो महाराष्ट्र में होता है, तो बताओ गोवा का कोई लेना देना है यहाँ पर? और जब मोदी जी जब गए थे 4 दिसंबर को, उस दिन नेवी डे था, यस और उसी दिन वो नेवी डे भी मनाने गए वहीं पे, और वहीं पे छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण भी करने गए। तो शिवाजी महाराज वाज मराठा किंग। ये हिस्ट्री का एक छोटा सा फैक्ट पूछ लिया। मुझे बताओ, अगर आपको पहला और चौथा पता लग गया कि ये सही है, तो पहला और चौथा एक ही ऑप्शन में है जो एक साथ है, और दूसरे में तो गोवा के कारण ऑल आर इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट वाली बात नहीं आएगी, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? वन ही आना चाहिए। इसका मतलब पावर ऑफ एलिमिनेशन तभी आपको सही समझ में आएगी जब फैक्चुअली इन चीजों को, ऑर्डर वाइज चीजों को पढ़ने की शुरुआत करेंगे आप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज के 17वें सेंचुरी के मराठा किंग के कोस्टल फोर्ट सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में अनावरण करने गए। उस दिन डे कौन था? सेट नंबर 2 में ये आया, सेट नंबर 6 में ये आया। अब देखिए ये गए किस तारीख को थे? 4 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को नेवी डे था। ऑप्शन में देखिए, इंडिपेंडेंस डे, नॉन वायलेंस डे, रिपब्लिक डे और नेवी डे। कितने लोगों को पता चल रहा है कि आईबी अपने लेवल पर दिमाग कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का आपके अंदर से खींच के बाहर निकालती है? यस और नो? तो यहां पर ये जो ऑप्शन आना था, ये नेवी डे आना था। इसका मतलब 12 मंथ की करंट अफेयर में कौन सी इवेंट किस दिन हुई है, और उस स्पेसिफिक दिन पर कौन सा नेशनल इंटरनेशनल डे भी है, इस बात की भी हमें पुनरावृत्ति, रिवीजन, रिपीटिशन करनी होगी। इसके अलावा इस राज्य का नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊं। केरला। ठीक है, केरला से सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर डेज? इसका मतलब पिछले साल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक्सट्रीम वेदर डेज। एक में नॉर्थ इंडिया वाला आया तो मध्य प्रदेश आंसर था, और साउथ इंडिया वाला राज्य आया तो केरला आंसर था। अब इसके बीच में लॉजिक देखिए, जब आप क्लाइमेटोलॉजी वगैरह वगैरह, मानसून वगैरह, ये हवा वगैरह देखते हैं, है ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा साउथ और नॉर्थ को, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जहां से वो जाती है, सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है? तो वो मध्य प्रदेश। अगर वो एक्सट्रीम वेदर की सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज भी कौन से राज्य में आएगी? मध्य प्रदेश में आएगी। तो कई बार आपके पास सवाल को टेक्निकली सॉल्व करने की ताकत तभी आती है व्हेन यू आर वेरी मच साउंड इन योर जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 10-20% कम भी आता आ जाए तो चलेगा, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पे ठीक ठाक कमांड होनी जरूरी है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स को, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लगता है एक दो जगह पे आप मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा केरल का एक और सवाल आया, मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव फॉर गर्ल्स स्टूडेंट ऑल यूनिवर्सिटीज इन केरला के लिए जो पॉलिसी लगाई गई, उसके लिए करेक्ट कौन सी बात है? अब एक बात बताइए, वल्नरेबल ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो दुनिया भर में जो भी लोग किसी भी तरह का अभाव झेल रहे हैं, तो पुरुष और महिलाओं में सबसे ज्यादा अभाव कौन झेलते हैं? महिलाएं। महिलाओं में भी बच्चियां, और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते हैं। कारण उसके पीछे क्या है? ये कारण है। उन कारणों के पीछे अगर सरकार कोई समाधान लेकर आती है, तो नेशनल लेवल पर वो एक न्यूज बनती है पीआईबी की तरफ से। और इस तरह की जितनी भी चीजें आएगी, अमीर और गरीब में पॉलिसी किसकी पढ़नी है? पुअर की। उत्तर भारत और साउथ भारत के बीच में ज्यादातर क्या पढ़ना? साउथ इंडिया। मतलब आपने कंपैरिजन में देखना है, जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं उस पर आईबी का एग्जाम ज्यादा देता है। आसाम के अंदर से क्वेश्चन आया, ओरोन दोई लॉन्च विच ऑफ द स्टेट्स? अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ओरोन ओदई, अरुण उदय, अरुण मतलब सन,
और उदय मतलब उगना, अरुणोदय मतलब सन का उगना, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश वाला अरुणोदय नहीं है। अरुण उदय मतलब सन की तरह उगने की कोई अपलिफ्टमेंट की पॉलिसी है। और ये पॉलिसी किसके द्वारा लागू की गई? आसाम के द्वारा। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने 35 सीटें जीती है। कितने में से जीती है? छत्तीसगढ़ 2023 के चुनाव में। अब इसमें बताओ, कांग्रेस ने 35 सीट जीती है, ये इंफॉर्मेशन आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में टोटल सीट कितनी है। यस और नो? इसका मतलब कई बार खामा की सूचनाएं देकर भी आपको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों में 90-90 सीटें, याद रखना। इसके अलावा क्वेश्चन आया उत्तराखंड से, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पर पब्लिक सर्विस ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वीमेन, अभी थोड़ी देर पहले गर्ल चाइल्ड था, अब अगला देखिए, वुमेन बिल आया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस के अंदर कौन सी बात करेक्ट है? और 1 और 2 बात सही थी, इसका मतलब तीसरी लाइन सबसे बड़ी करके सबसे रॉन्ग लाइन कर दी। और इसके अंदर एक छोटी सी बात थी, 35% शब्द को ऐड कर दिया गया, ये 35 था, 33 था, बस इतना सा याद होता तो आप तुरंत एलिमिनेट कर लेते। इसके अलावा मणिपुर चैनल बेस्ड काउंसलिंग इनिशिएटिव स्वयं प्रभा शुरू की गई है मणिपुरी लैंग्वेज के अंदर। ये किसने लॉन्च की है? सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने, इग्नू ने, या मणिपुर के स्टेट बोर्ड ने? तो आंसर आना था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब एजुकेशन सेक्टर की तरफ से जितने भी हमारे वल्नरेबल या एमएचए के डिवीजन राज्य है, उनके द्वारा कौन कौन सी चीजें की जा रही है, वो सारी की सारी चीज डिटेल वीडियो एक अलग से कर लेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है गोवा से। गोवा से कोई बॉब मार्ले का सवाल तो पूछ, तो अब ऐसे सवाल के तौर पर आपके पास जो क्वेश्चन आया, इनकरेक्ट क्या है? इनॉग्रेशन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये देखिए फिर से रिप्रोडक्शन वाली चीज आ गई। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है कहाँ जा रहा है पेपर? आपकी एक फुल मैच्योरिटी वाला एग्जाम है ये, फुल मैच्योरिटी आपसे डिमांड करता है। एक कितने आप सेंसिटिव पर्सन हैं समाज लेके, समाज के उन पक्षों को लेकर जो जिनसे सरोकार आम जनमानस नहीं रख पाता है। हम मीडिया और हमारी सोशल मीडिया भी उनकी आवाज उतने प्रमुखता से नहीं उठा पाती है। उसके अलावा कुछ और सवाल भी हैं, शायद आपको थोड़ा कम दिखाई दे, लेकिन इसके अंदर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, इसका सवाल आया। हाइड्रोजन कंबस्शन ड्रिवन हैवी ड्यूटी, इसके अलावा क्लाइमेट सेंट्रल शिन इंडेक्स, और इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका मतलब पेपर के पास क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लगातार सवाल हर सेट के अंदर एक एक दो दो, एक एक दो दो घूमेगा। इसके अलावा आपके पास 2023 के अंदर कौन सी स्कीम थी जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है? तो माइनॉरिटी से रिलेटेड टोटल कितनी स्कीम चल रही है, अगर ये आपने याद कर लिया तो 2 सेट के अलग अलग सवाल थे। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की कौन सी स्कीम चल रही है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की कौन सी स्कीम चल रही है? चारों में ऑप्शन अलग अलग है। उड़ान, सीखो और कमाओ, उस्ताद, नया रास्ता। प्रधानमंत्री जन विकास, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, प्रगति स्कॉलरशिप, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कईयों को पता होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ऑल इंडिया की स्कीम थी, कोई माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं थी। इसका मतलब चौथा आंसर तो आना ही नहीं था। इसका मतलब आपके सारी की सारी स्कीम अगर याद है तो ये आराम से चीजें हो सकती है। और ऐसे में लिख लीजिएगा, 3 या 4 मिनिस्ट्री ऐसी हैं जिनके डायरेक्ट सवाल पूरे पूरे आएंगे, और वो है पहला एमओडी, दूसरा एमएचए, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए, और चौथा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। और इसके अलावा एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको पूरा पूरा कर लीजिएगा। लास्ट में सितंबर मंथ में जब रिवीजन के मोड में आएंगे, तब इंट्यूशन बेस्ड कुछ सवाल करेंगे उसमें, क्या और भी बन सकते हैं।
तो अगली बात जो मैं चाह रहा हूं वो ये है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया 2023 में, सवाल बनकर आया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, सवाल बनकर आया। बच्चों के लिए पालन 1000 एक स्कीम आई, सवाल बनकर आया। जिनके बारे में कोई बात नहीं करता उस पर आई भी बात करता, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तौर पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आया, इस पर सवाल आया। महिला, बच्चे और बूढ़े सबसे बड़े केंद्र में है इंटेलिजेंस ब्यूरो के। बात समझ पा रहे हैं? अगर इतनी ग्लोबल बात समझ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब तैयारी कैसे करनी है और स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, इसका दारोमदार मेरे ऊपर छोड़ देंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। दूसरी बात, इस बात पर संदेह रहे सर इतना याद कैसे रहेगा, बिल्कुल तैयारी छोड़ दीजिए, हटिए फटाफट, लाइन खाली कीजिए, दूसरे लोगों को आने दीजिए। सॉरी फॉर माय words. I will keep speaking such words until your prelims is done. कारण ये है क्योंकि जब डिमांड इंटेलिजेंस ब्यूरो से इंटेलिजेंट पर्सन की है तो आप कैसे वन लाइनर करके किसी चीज को सुविधा बन सकते हैं? यस और नो? चलिए, एक सवाल और पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन 105 अमेंडमेंट 2021 से रिलेटेड कौन सी बात सही है? यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक जिस भी तरह के अमेंडमेंट हुए हैं या नए रूल या प्रोविजन आए हैं संसद के थ्रू, वो सारा का सारा करना है। और अब तो मेरे ख्याल से हर हर महादेव, ऑपरेशन महादेव हो, ऑपरेशन सिंधु हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, या कितने सारे देशों के साथ सारी की सारी संधियां हो, या अमेरिका के साथ रशिया के साथ F-35 लेंगे या नहीं लेंगे, तेल किसका आएगा और किसका निकाला जाएगा, ये सारी बातें आपके सामने चलती रहती है। इसके अलावा एक इनकरेक्ट लाइन निकालनी थी, गवर्नमेंट की स्कीम थी ग्रीन वॉर रूम। ग्रीन वॉर रूम, अगर वो ग्रीन कह रहा है तो पक्का किससे रिलेटेड होगा? हरियाली से या इकोसिस्टम से या एनवायरनमेंट से, यही तो होगा। और यहां पर आपके पास ये 3 लाइनें लिखी आई, आंसर में टू ओनली आना, सीधी पीआईबी की लाइन थी, बस और कुछ भी नहीं। चलिए, तो एक छोटे छोटे और भी कुछ सवाल आए, कुछ कल्चरल फेस्टिवल के सवाल आए जो मणिपुर का कोंगपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा साइक्लोन मिशोंग आया था, उसके ऊपर सवाल आया। और इसके अलावा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया नाइकअप गोकब, और नाइकअप गोकब जो है नॉर्थ ईस्ट के पास में ही लगा हुआ हमारा राज्य भूटान है। और भूटान शायद आपको पता हो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के लिए जाना जाता है। यस और नो? और उसके बाद सबसे महानतम सवाल जो पक्का 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 आता ही है, सीओपी 28, सीओपी 29, सीओपी 30, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोगों ने बात की और कितने लोगों ने चीजें देखी, वो सारी की सारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसकी डेट याद रखिएगा। जितने भी पिछले 5 सीओपी हुए हैं, रिसेंट के जो 5 सीओपी हुए हैं, उनकी सबकी डेट। दूसरा, कहाँ हुआ है, वेयर मतलब प्लेस। दूसरा, उसके अंदर फोकस किस एरिया पे रहा था, और उस डेक्लेरेशन अगर कोई इशू हुआ था उसमें तो उसका नेम क्या था डेक्लेरेशन। कम से कम ये 3-4 बातें याद रखना। तो अगर कुल मिला के अगर पेपर में राज्यवार एनालिसिस करें तो जीएस के और करंट के, तो जीएस में हर सेट में 3 से 4 सवाल करंट के थे, और करंट में तो खुद 20 सवाल थे। तो एक एवरेज मान के चलते हैं 24 सवाल आपके हर सेट में करंट के थे, और 24 टोटल आपके पास 8 सेट आए थे। और 8 सेट गुणा में 24 मतलब लगभग लगभग आपके पास 200 सवाल ऐसे थे, 190 200। और उन 200 सवालों का जब एनालिसिस किया गया तो पता चला हर स्टेट से और नेशनल से कुल कितने क्वेश्चन बने थे और किस टॉपिक में से बने थे। एनालिसिस है, कुछ काम की चीज है। नेशनल से टोटल 136 इनिशिएटिव। अच्छा, ये चीज
ये 200 सवालों में से कुछ ऐसे सवाल बने जो सारे पेपरों में आए। अब जो मैं आपको 2025 की चीज देने जा रहा हूं, 2024 के जनवरी से लेके 2025 की जुलाई तक, ध्यान से देखना। तो ये टोटल कितने मंथ कवर हो रहे हैं? लगभग 18-19 महीने कवर हो रहे हैं। इन 18-19 मंथ में अगर सिर्फ पीआईबी को एनालिसिस किया जाए तो नेशनल की 22 खबरें गवर्नेंस डिजिटलाइजेशन से है, 26 खबरें सोशल और एम्पावरमेंट से है, तो टोटल मिला के 136 खबरें वहीं से पेपर बनेगा, पहली बात। और क्या पेड़ लंदन से लाएंगे क्वेश्चन? दूसरी बात, आंध्र प्रदेश से टोटल 14 सवाल हैं, आसाम से 15 सवाल हैं, और ऐसे ऐसे करके देखते जाओ तो उड़ीसा से 10 है, उत्तर प्रदेश से 11 है, जो कि पीआईबी में छापे गए हैं। हाउ इज द जोश? देर आए दुरुस्त आए। तो IB ACIO is not what it used to be. Gone are the days of easy one-liners. Now it's all about statement-based, current affair-driven question, especially in the objective paper. If you have been preparing for CAPF or UPSC, you already have the edge. But SSC style won't cut it this time. Not even in the descriptive section, which now learns more toward issue-based or analytical thinking. We are working on a sharp exam-ready course focused fully on current affair, real IB and PIB trend, led by officers, led by officers, led by officers who have cracked it themselves. Launching soon. Stay sharp, team at IB exam. ठीक है? नाउ तो सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करें जीएस का, तो जीएस के तौर पर आपके पास पिछले साल पॉलिटी के 4, हिस्ट्री के 4, ज्योग्राफी के 2, इकोनॉमी का 3, साइंस एंड टेक का 1, एनवायरमेंट करंट अफेयर के 2 और स्टैटिक जीके के 3 सवाल किसी एक सेट में दिखाई दिए, और मोर और लेस यही एक एवरेज चल रही थी सब में। आओ आओ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मेरे टेक महाराज। डिफिकल्टी लेवल की एनालिसिस करें तो फैक्चुअल रिकॉल करने की हाई लेवल था। मोस्ट क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, फैक्ट बेस्ड नेम्स या पॉलिसीज। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर मीडियम लेवल था, फ्यू क्वेश्चंस रिक्वायर्ड लिंकिंग, जैसे कमेटी और पावर। ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, ऑप्शन थे, बिकॉज मॉडरेट लेवल का था, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वर इन्वॉल्व। और करंट अफेयर के भी 1, 2, 3 सवाल जोड़े गए थे हर जीएस के सेक्शन में। ओवर एम्फेसिस नहीं था, 2-3 सवाल थे, बट दे वर डिटेल्ड एंड मोस्ट सेंट एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम पीआईबी। मेरा तो मन पीआईबी वालों से बोल दूं, भाई तुम्हारा एक बैच लॉन्च कर लो मंथ का, और हमारी भी छुट्टी हो, तुम्हारी भी छुट्टी हो। लेकिन मुझे था अगर पीआईबी ने बैच बनाया तो डिफिकल्टी लेवल पिछले साल का अगर ट्रेंड को पेपर होने के बाद, क्योंकि किसी भी पर्सन हो या कोई भी पेपर हो, इतिहास उसका मूल्यांकन ठीक करता है। जब वो हो रहा होता है तब आप मूल्यांकन ना मैं कर सकता ना आप कर सकता। आज वो पेपर हो चुका है, इसके ज्वाइन कर चुके, कॉल आ गए, सब चले गए। अब हम कह सकते हैं कि पेपर हार्ड था उस टाइम, लेकिन अगर एनालिसिस करके देखें आया ऐसा क्यों और क्या ये आईबी की नीड है, तो मैं कहता हूं ये मॉडरेट था। पेपर का फॉर्मेट हाइब्रिड था एसएससी और यूपीएससी का, नॉट टू एनालिटिकल बट शैलो, नॉट शैलो आइदर। तो बहुत ज्यादा ऐसा शैलो या उथला नहीं था, ऊपर ऊपर से एक सुपरफिशियल चीज आई और सारी हो जाए। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कितने कितने क्वेश्चन आए, और उनका लेवल क्या था, और उनको सॉल्व करने की क्या ट्रिक, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा जो पीपीटी पे आपको दिखाई दे रहा है ये है। एडवांस मैथ में अलजेब्रा नंबर सिस्टम आया था, उसके अलावा पूरी की पूरी अरिथमेटिक आई थी। 20 में से 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें असर्शन या लंबी लंबी स्टेटमेंट्स आई थी, उनको
स्किप करना है या करना है, इसके बीच का फासला तभी हो पाएगा जब आप इन सवालों को एक बार देखना शुरू करेंगे। जल्द मैं आप सबके लिए कस्टमाइज लेवल पर सारी की सारी क्लासेस ऐप पर लेकर भी आऊंगा। और लगातार उनकी रिकॉर्डिंग्स चल रही है, उनके ऊपर काम चल रहा है, और थॉट प्रोसेस के तौर पर आप बेशक जल्दी मचाइए, मुझे पता है कब कौन सी चीज कब देनी है। ये पीपीटी मेरे पास लगभग लगभग 15 दिन से रेडी है, और कई लोगों ने तो ये सुनी पड़ी भी होगी पहले भी, लेकिन इसको 10 बार भी सुन लोगे तो ये बढ़िया लगेगी आपको। इतनी अच्छी चीज है ये। चलिए, उसके अलावा अरिथमेटिक, P&L, SI CI और परसेंटेज के 8 सवाल थे। इसका मतलब सबसे पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए? परसेंटेज, P&L, प्रॉफिट और SI CI, 8 सवाल थे। अलजेब्रा और आइडेंटिटी से 2 सवाल थे। रेशो और एवरेज से 4 सवाल थे। लॉजिकल और सिचुएशनल मैथ जिसमें आपके पास डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, वो 3 सवाल थे। नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी के रूल पर दो दो सवाल थे। और स्पीड टाइम वर्क पर 2 थे। मुझे लगता है अगर आपने एसएससी या सेट किसी भी चीज की तैयारी कर रखी होगी, नंबर सिस्टम, स्पीड टाइम, रेशो, अलजेब्रा और अरिथ, ये 5 चीज कर रखी होगी। इसमें से सिर्फ ये 3 हटा दीजिए, और 2-3 सवाल उसके हटा दीजिए जो स्टेटमेंट वाले आए थे। लगभग लगभग 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट वाले हो सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी थे। कल अपनी ऑफलाइन की क्लास में मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा भाई 11 का क्यूब क्या होता है? कह रहा है 121। फिर मैंने कहा नहीं, 11 का क्यूब पूछ रहा हूँ, कह रहा है 111। तो अगर आपकी ये लेवल ऑफ कैलकुलेशन है, ये तो छोड़ो, जिसका एग्जाम के ऊपर अभी आंदोलन चल रहा है उसमें भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वहां पे भी क्वेश्चन अब एआई से बनाए जा रहे हैं, छाटे जा रहे हैं। और एआई कितना ही बुरी गति में हो, 11 का क्यूब 111 तो नहीं बताएगा। गलत ऑप्शन में भी नहीं देंगे तो वो, सही तो छोड़ो, समझ में आ रहा है। अरिथमेटिक चैप्टर्स ज्यादातर रिवाइज कीजिए। 20 में से 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इस बार हो सकते हैं कि अरिथमेटिक से हो। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, असर्शन, रीजन के फॉर्मेट के सवाल ज्यादातर आएंगे। उसके अलावा लेयर्ड लॉजिक पर फोकस रखिएगा, जहां पे 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक दूसरे में उमड़ घुमड़ कर मिक्स हो, इंटरवाइंड हो। कम से कम 20 सवाल डेली के प्रैक्टिस करिए, मिक्स फॉर्मेट के। वर्ड, फॉर्मूला और लॉजिक पकड़ने की कोशिश कीजिए, किस शब्द के कारण क्या आंसर आना था और क्या नहीं। इसके ऊपर लगभग 1 सप्ताह के बाद आपकी सारी चीजें शुरू भी होने वाली है। और एक मैथ्स की नोटबुक से बनाइएगा, जिस दिन जो सवाल गलत जाए या ना हो या तुक्के से ठीक हो जाए, उन सारे सवालों को नोट करना है, और उस तरह के वाले सवाल 5-7 सवाल और करने हैं, ताकि उस तरह के सवालों में डर भी खत्म हो और पैटर्न समझ में आ जाए, तो एक ट्रिक समझ में आ जाएगी इसको हैंडल कैसे किया जाता है। उसके अलावा आप स्क्वायर, क्यूब, रिकरिंग परसेंटेज, चेंजेस जितने भी है वो फटाफट याद कर लीजिए। स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स और जितने भी रिकरिंग परसेंटेज है। अगर मुझे बोलना हो 1/12 को परसेंटेज में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, तो दिमाग खराब नहीं रहना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए। नो, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग पे बच्चों की ज्यादा समस्या नहीं है, बस एग्जाम में आती है। सर वो जो समस्या है, वो जो ऐसे है, वो तो कहाँ टाइम कम पड़ता है, क्योंकि तुम जीके 15 मिनट में करो, फिर करंट अफेयर 15 मिनट में करो, और 20 मिनट तुम ये सोचो कि मैं अब करूँ क्या, तो उसके बाद मैं तो रीजनिंग का टाइम बचेगा कैसे? तो सबसे पहले मैं जीके और करंट अफेयर इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जानी है। पहली बात, पढ़ी हुई होगी, फटा आंसर आएंगे, 5-7-10 मिनट में सॉल्व होगी, उतना एक्स्ट्रा टाइम मैथ और रीजनिंग के लिए बच जाएगा। और मैं मैथ और रीजनिंग बोल रहा हूँ, बीच में इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। इंग्लिश भी टाइम टेकिंग आएगी, सेंटेंस बेस्ड आएगी, क्लोज टेस्ट आएगा, PQRS आएगा, पैराजम आएगा, वो इत्तू इत्तू सा नहीं आएगा।
हीरे बाबा की मानु सेतु एतु था एतु एतु। तो ऐसा आएगा। रीजनिंग के अंदर आपके पास सीरीज नंबर बेस्ड, सीरीज अल्फाबेट बेस्ड सवाल आ रहे हैं, दो दो सवाल। उसके अलावा तीन तीन क्वेश्चन पजल और स्टेटमेंट कंक्लूजन और डाटा सफिशिएंसी के आ रहे हैं। इसके अलावा डिक्शनरी ऑर्डर आ रहा है, कोडिंग ऑपरेशन बेस्ड लॉजिक और रैंकिंग कंपैरेटिव एनालिसिस आ रहा है। जिन लाइनों के नीचे अंडरलाइन की गई है, ये कंपैरेटिवली जल्दी होने वाले सवाल है। जब पेपर के अंदर मिक्स होकर ये सवाल दिखाई दें, तो पहले ये वाले सवाल करने हैं जो वे अंडरलाइन वाले चीजें हैं। और जब आपके पास फुर्सत हो, तो ये तीन वाले सवाल करने हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 मिनट भी लग जाएंगे कम से कम पजल में। और बाद में सवाल आपका आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं मिले, तो धोखा लग जाएगा। ऐसे में पेपर को दो लेयर में करने की सजेशन की जाती है, सेक्शन वाइज। कि पहले आप करंट अफेयर किया, आपने देखा सारे हो गए, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। फिर आपने मैथ्स किया, मैथ्स में एक लेयर करो पहले, अच्छा पहले जो हो रहे हैं वो कर लिए। उसके बाद चार पांच सवाल नहीं हुए, एक बार सारा कर लूं, फिर एक बार देखेंगे, टाइम बचेगा तो आ जाएंगे। यस और नो? क्योंकि जिद नहीं पकड़ के रखनी है, ईगो हर्ट हो रही है, होने दीजिए। क्योंकि ईगो आगे रख के काम चला, तो जो मंसूबे अभी पाले हुए हैं, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हरी की धरी रह जाएंगी और प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा। उसके अलावा अगला सब्जेक्ट आपके पास है, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज को कहां से करना चाहिए, बुक का नाम। उसके अलावा डे और वीक की शेड्यूलिंग के क्वेश्चन कहां से करने चाहिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन कहां से करने चाहिए, डाटा और सफिशिएंसी के क्वेश्चन कहां से, डिक्शनरी ऑर्डर कहां से, और रैंकिंग वैंकिंग के सवाल कहां से करने चाहिए। क्या आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, लेकर दिया। प्लस थोड़ी ना कुछ होता है। रुकना भाई, 1 मिनट। क्या बोले यार इसको? आ जाना, क्या है भाई, है अपना तो, अपनी टेक्निकल टीम है तो। ये देख, बीच में कुछ हो रहा है आज, ये खुल नहीं रहा, दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो भाई, वो तुमने नोट कर लिया था पिछले वाला, कर लेना पीछे, फिर से कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, कौन, अच्छा इसने किया है? ओ, देखा? ये देखो, ये देखो, ये पाकिस्तान का आया हुआ एक मच्छर था। ये उस जगह पे हो गया जहाँ पे मुझे क्लिक नहीं करना होता, और इसने एंटर 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 दबा दिया। अस्ति न बीचो, अस्ति न स्वाहा। चलिए। अच्छा अब देखो, इंग्लिश के सवाल क्या क्या आते हैं। इंग्लिश के सवालों में वोकेबलरी 6 क्वेश्चन, ईडियम एंड प्रोवर्ब वोकेबलरी है, ये भी 4 क्वेश्चन।
टेस्ट वोकेबलरी पे बेस था, एक क्वेश्चन। सेंटेंस सिलेक्शन वोकेबलरी पे बेस था, दो क्वेश्चन। पैरा जंबल में भी वोकेबलरी यूज हो रखी थी, दो क्वेश्चन। और मात्र 5 क्वेश्चन आए थे ग्रामर के। तो आपको ज्यादातर क्या किए हैं, ग्रामर, सिर्फ ग्रामर करनी है, ताकि एक भी क्वेश्चन हो ना जाए पेपर में तुमसे। या वोकेबलरी करनी है? वोकेबलरी करनी है, प्लीज। आई एम गेटिंग सरकास्टिक जस्ट बिकॉज यू नो द पावर ऑफ अंग्रेजी। चलिए, अंग्रेजी के क्वेश्चन में किस तरह के सवाल आए थे और कैसे कैसे सवाल थे, इसका ऊपर एक पैटर्न है। इसके अलावा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ कैसे काम करती है, नेबरिंग कंट्रीज की कौन सी है, इसके बारे में फिर से कभी एक सेशन लाएंगे। लेकिन अगर हम जून मंथ की 2025 की करंट अफेयर देखने की कोशिश करें, तो आपके सामने एक पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए के साथ सवाल सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए। आपके लिए चैट बॉक्स को मैं थोड़ी देर के लिए ऑन कर देता हूं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में हाई करना। हाँ जी, ठीक है, हाई नहीं, ऐसे माथे पे हाथ रख के हाई करो। कि नहीं आता, ये भी नहीं आता, ऊपर एडमिट करना एक बार। ऊपर नहीं, वहां बीच में, बीच में, बीच में, स्क्रीन के बीच में, बस। चलिए, देखिए, धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू हुआ। मुझे बता पाओगे ये कौन सा राज्य होगा? पक्का आबा शब्द है तो। मैं देखो अब कुछ सिखा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द धरती आबा जन भागीदारी अभियान? समझ में आ रहा है थोड़ा सा? अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो क्या होगा? और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये भागीदारी अभियान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर मेरे को ये पता हो कि ये ट्राइबल हाउस होल्ड को बेनिफिट रिसीव करनी है गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, अ कैंप बेस्ड सैचुरेशन मॉडल, कैंप बेस्ड सैचुरेशन मॉडल के तौर पर चीजें यहां पर बननी है। अब यहां पर ये जो लॉन्च है, ये जनजातीय गौरव वर्ष के तौर पर लॉन्च किया गया। इट इज टू ऑनर ट्राइबल लिगेसी एंड इंश्योर इंक्लूसिव डिलीवरी ऑफ सर्विस। और ये पीआईबी के अंदर इसलिए महत्वपूर्ण चीज बनी बिकॉज इट अलाइंड विद पीएम मोदी विजन ऑफ अंत्योदय, जन भागीदारी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड विकसित भारत। ये पीएम मोदी जी के 3 संकल्पों के साथ अलाइन होकर काम की है। स्केल के तौर पे इट कवर्स 549 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग 20 पीवीटीजी डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो लोग नोट कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। एम्स टू रीच ओवर 1 लाख विलेजेस, तो इसका लक्ष्य है 1 लाख विलेजेस तक पहुंचना। द ड्राइव रन्स फ्रॉम 15 टू 30 जून 2025। और डेट याद रखनी जरूरी है या नहीं? यस। तो 15 से 30 2025 क्या कर रहे हैं हम? जून 2025 की करंट अफेयर। अब याद रखना है, अगर 10 दिन बाद पूछूं कि वो 15 दिन के लिए वो जनजाति वाली कौन सी योजना थी, तो ये पूरी की पूरी लाइन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ये पेज। मुझे नहीं पता आपको ये पेज याद रहेगा या नहीं, या ये पेज याद रहेगा या नहीं, क्योंकि ये चीज भी कहां से, ये क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन इस पार्ट से बने हैं। तो ये पेज आपके लिए जरूरी है। और जून मंथ के केवल 15 ऐसे, केवल 15, ये पेज नंबर 1, बस कर सकते हो। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, शायद इसी से सवाल बना दिया। टू अचीव saturation of government scheme ensuring no eligible tribal household is left out and promoting last time delivery। इसके अंदर होगा क्या? अ कैंप बेस्ड आउटरीच मॉडल एट द
लेवल, हर विलेज में कैंप खोले जाएंगे और सब लोगों को चीज पहुंचाई जाएगी, डिलीवरी सिस्टम दी जाएगी। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट किया जाएगा विद सपोर्ट फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी लीडर्स। उसके अलावा कौन सी सर्विस दी जाएगी? आधार के एनरोलमेंट करे जाएंगे, आयुष्मान भारत के कार्ड दिए जाएंगे, जन धन अकाउंट खोले जाएंगे, पीएम किसान योजना से रिलेटेड एनरोलमेंट किए जाएंगे और काफी लोगों को पेंशन की स्कीम भी जोड़ा जाएगा। कितनी बड़ी योजना है यार! क्या ये ट्राइबल को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं है? क्या ये क्वेश्चन आपको लगता है बिना पूछे छोड़ देगा इस बार का पेपर? कोई भी बनाए, चाहे ये पाज बैठा हो ये भी बनाएगा तो ये क्वेश्चन जरूर देगा। मैं पहले बता, पाजी का भाई अगर वीडियो बनाएगा तो भी ये क्वेश्चन जरूर देगा। यू मी यू नो व्हाट आई मीन। तो इसका सिंबलिज्म है धरती आबा बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। और बिरसा मुंडा कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड। तो आबू आबा दे समझ में आना चाहिए कि ये योजना कहाँ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। सर, नहीं दिख रही स्क्रीन, मेरे नेट में प्रॉब्लम है या आपकी साइड? जरूर मेरे नेट में प्रॉब्लम होगी, आपका नेट बहुत बढ़िया होगा। मैं हूं धरती आबा, पढ़ा रहा हूं अभी, चामुंडा महाराज की जय। ये एक रेवल्ड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है, और रेवल्ड का मतलब है, काफी लोग इंग्लिश सीखते हैं यहाँ से, तो रेस्पेक्टेड होता है इसका मतलब, रेवल्ड का मतलब सम्माननीय, आदरणीय, टू पे ट्रिब्यूट टू ट्राइबल हेरिटेज। चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वीटीआर शेयरिंग प्रोसेस को अपग्रेड किया है, ये एक खबर बनती है। और अगर आप एसएससी वैसी जैसी तैयारी कर रहे हैं तो इतनी एक लाइन बहुत है। इनमें से इलेक्शन कमीशन ने इनमें से कौन सी शेयरिंग प्रोसेस को अपग्रेड किया है? ऑप्शन में एटीआर, वीटीआर, सीटीआर, डीटीआर। तो वीटीआर को क्लिक कर दो, आंसर खत्म। यस और नो? लेकिन यहाँ थोड़ा इलग होता है, इलग का इलग होता है। What is the key technological change being introduced by the Election Commission to upgrade the voter turnout reporting? तो VTR की फुल फॉर्म होती है वोटर टर्नआउट रिपोर्टिंग। और इस बार इलेक्शन कमीशन के दो ही मुद्दे चल रहे हैं, पहला वीटीआर और दूसरा एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। यस और नो? तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए चार ऑप्शन तो बाद में काम आएंगे, पहले इसके बारे में कुछ पता तो हो। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर फास्टर, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ऑफ वोटर टर्नआउट ट्रेंड्स। ओल्ड सिस्टम में कुछ इशू आ रहे थे बिकॉज ओल्ड सिस्टम राइड ऑन मैनुअल डाटा कलेक्शन by sector officers via phone or SMS, leading to delays of 4 to 5 hours or more and potential for misinformation। और जब आपके पास ये सारी चीजें डिजिटल होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है, तो क्यों नहीं इस चीज को भी थोड़ा अपग्रेड किया जाए? बस इतना सा काम था। तो इसके लिए एक नई चीज बनाई गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, और नेट से जोड़ दिया तो इसको बोल दिया ईसीआई नेट ऐप। तो एक ऐप का नाम आया ईसीआई नेट, याद हो जाएगा। और ईसीआई नेट क्या करेगा? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डायरेक्टली टर्नआउट डाटा को एंटर करेगा इस नई ऐप में। उसके बाद उन्होंने ऑटोमेटिक एग्रीगेशन से जोड़ दिया है, जितना डाटा होगा विल बी ऑटो एग्रीगेटेड एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल एंड अपडेटेड इन द रियल टाइम ऑन द वीटीआर ऐप या ईसीआई ऐप। उसके अलावा इसमें ऑफलाइन सपोर्ट भी मिलेगा। ऐप अलाउ करेगी ऑफलाइन डाटा एंट्री को, जो सिंक्रोनाइज करेगी कनेक्टिविटी के साथ, इंक्लूजन ऑफ रिमोट स्टेशन, जहां तक लोगों का या टेक्नोलॉजी का पहुंच पाना एक्सेसिबल या पॉसिबल नहीं है। इसके एडवांटेज क्या रहेंगे? तो किसी भी टेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या रहते हैं? अगर मान लीजिए मैं कहूँ ये सारा कंटेंट मैं अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाऊंगा, तो या तो आप नहीं पहुंच पाएंगे या मैं आप तक नहीं पाऊंगा, तो लिमिटेशन है।
तो ऐसे ही ये डिले को रिड्यूस कर देगा, एक्यूरेसी को बूस्ट कर देगा, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस कर देगा और स्पेकुलेशन को एलिमिनेट कर देगा। ये चार फायदे हो गए। आसान है। उसके बाद लीगल अप्लायंस, जब भी कोई कानून बनाया जाएगा, कोई रेगुलेशन आएगा, तो भारत, इंडिया इज ए लॉ ऑफ, लैंड ऑफ लॉ, कानून का धरती है, पूरा का पूरा डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लीगल मैंडेट फॉर प्रेसाइडिंग ऑफिसर टू प्रोवाइड फॉर्म 17C। तो यहाँ पे फॉर्म 17C इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आपको दिखाई देगी ये चीज। To polling agents under Rule 49S of the Conduct of the Election Rule 1961 remain unchanged. PTR update is non-statutory measure for public information. तो याद रखिएगा आपके पास कितनी स्टैट्यूटरी बॉडी है और कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और कितने सारे मेजर्स, स्टैट्यूटरी मेजर्स उठाते हैं और कितने नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स उठाए जाते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को अलग से भी करनी है। चलिए, तो अब पहले दूसरे सवाल पर जाने से पहले पहले सवाल पर चल दोबारा से करते हैं। धरती आबा जन भागीदार अभियान। अब इस सवाल का आंसर आ गया था ABCD। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द धरती आबा जन भागीदारी अभियान। अब बताओ इन चार में से क्या राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, लगाओ लगाओ, थोड़ी मेहनत करो। कंडक्ट नेशन वाइज सेंसस, सेंसस नहीं करवानी है हमने। कल्चरल हेरिटेज नहीं निकालनी है। नई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब देखो सारे वर्ड्स वैसे ले लिए जो उसमें थे, पर उन वर्ड्स के साथ कनेक्शन थोड़ा सा अलग है, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, मेरे को अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। व्हाट इज द की टेक्नोलॉजिकल चेंज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अपग्रेड द वोटर टर्नआउट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। सैटेलाइट फोन्स यूज किए जा रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन है, किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी थोड़ी ना। मैंडेटरी सबमिशन ऑफ फिजिकल कॉपीज ऑफ फॉर्म 17। फिजिकल कॉपीज या पोल क्लोजिंग नहीं। डायरेक्ट डाटा एंट्री बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर इनटू ए न्यू ईसी ऐप, ये सही है। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग चलेगी वोट काउंटिंग की, ये सब तो पुरानी बात है। तो सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर चाहिए। बस ठीक है। चलिए, एक डे मनाया गया पिछले दिनों जून के अंदर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। और ड्रग ट्रैफिकिंग और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, सवाल बनते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया cited in the document, which substance has the highest number of users in the 10 to 75 years age group। 10 से लेके 75 साल के लोग कौन सा सब्सटेंस ज्यादा यूज करते हैं ड्रग के तौर पर। ओपियोइड, कैनबिस, अल्कोहल और इनहेलेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर आना है वो आना है अल्कोहल। रिसर्च का टॉपिक है, जो अगले की मतलब जो भी रिसर्च पेपर में जो छपा है उसके हिसाब से। अब इसके ऊपर पीआईबी ने जो जवाब दिया वो अल्कोहल है। 2019 का क्लियरली सर्वे आता है, अल्कोहल एज द मोस्ट यूज सब्सटेंस विद 16 करोड़ करंट यूजर। मतलब आप लिख लीजिएगा, अल्कोहल को 16 करोड़ लोग सेवन कर रहे हैं, और नीचे लिख लेना उसमें यू आर वन ऑफ देम। उसके बाद दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द नंबर्स फॉर ओपियोइड्स, और ओपियोइड्स को 2.3 करोड़ लोग खा पी रहे हैं, और कैनाबिस को 3.1 करोड़ है, और जो सिडेटिव है वो 1.18 करोड़ लोग हैं जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं।
तो अब एक लॉजिक की बात आती है कि अल्कोहल ज्यादा क्यों है? क्योंकि अल्कोहल इजीली एक्सेसिबल एंड अवेलेबल है। मतलब आपको है ना कैनाबीस के ठेके नहीं मिले। जैसे पिछले दिनों भी हमारे दिल्ली में ठेके खुलवाए गए, एक पे एक दी गई। कभी इसको एक पे एक किसी ने नहीं दिया, बोतल एक पे एक दी गई। तो ये इलीगल भी है, वो लीगल भी है। ठीक है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, हाँ जी। गवर्नमेंट के खुद के ठेके होते हैं, सरकारी। देखिए सरकारी ठेके लिखे होते हैं। इजीली अवेलेबल, चीपर अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी टू द प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कितने मतलब क्या रिसर्च है यार आप लोगों का। करंट अफेयर गई ऐसी तैसी कहानी। अगला देखिए, एक्साइज रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। हाँ भाई ये ठीक, एक्साइज रेवेन्यू। लेकिन कई लोगों का सपना था एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का। इंग्लिश से कम नंबर की आने वाली मैथ के टीचरों से प्रभावित होकर कई लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बनना तो चाह रहे थे, लेकिन जब नहीं हुई कट ऑफ क्लियर टैक्स असिस्टेंट की भी, तो एसीआईओ का फॉर्म भरने का मन करने लगा। ऐसे लोग तो रहने ही दीजिए, अभी मैं कुछ बोल दूंगा। चलिए, 26 जून को हर साल ये वाला डे मनाया जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट DOSJE द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बातें देखिए फटाफट। तो नोडल मिनिस्ट्री इसकी भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जो कि ड्रग डिमांड रिडक्शन के ऊपर नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है। इसका जो नेशनल फ्रेमवर्क है वो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। इसका फ्लैगशिप कैंपेन है नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान। सस्ते नशे नहीं करने हैं। ये भारत के ऑल डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाने वाला एक नेशन वाइड अवेयरनेस मूवमेंट है, जिसके अंदर 15.78 करोड़ पीपल को सेंसिटाइज किया गया है, मतलब अवेयर किया गया है, इंक्लूडिंग 5.26 प्लस करोड़ यूथ एंड 3.31 प्लस करोड़ वीमेन। ये देखिए भैया, हम किसी से कम नहीं। तो इसमें युवा जो लोग हैं वो 5.26 है। देखो टोटल लोग कितने, 5.78। ये तो टोटल लोग 1 करोड़ में है ये। इसमें से यूथ कितने हैं, 5.26 प्लस। और इसमें से वुमेन कितनी है, 3.31 प्लस करोड़ का। और इनको बोला गया है कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपका नशा खत्म हो जाएगा। किसान काम है। तो इसके लिए डिजिटल टूल आए, NMBA ऐप आई है, वेबसाइट आई है, रियल ट्रैकिंग और ई प्लेजेस करवाने के लिए। ई प्लेजेस, आप घर में खड़े होकर ऐसे कीजिए, मोबाइल पे वीडियो डालिए और हम हमारे पास भेज दीजिए, पूरा नशा खत्म। समझ में आ रहा है? नशा खत्म करने की निंजा टेक्निक नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, रात जैसे पढ़ाता हूँ और दिन में जैसे पढ़ा रहा हूँ, इसमें फर्क कितना लगा? ये सेम है? सेम है, फिर ठीक है। अब यहां से देखना क्वेश्चन कहां से बना था। 2019 का नेशनल सर्वे 10 से 75 साल के लोगों में किया गया। उसमें अल्कोहल के 16 करोड़ यूजर थे, कैनाबिस के 3.1 करोड़ यूजर थे, ओपियोइड्स के 2.3 करोड़ यूजर थे, जिसमें से 60 लाख को अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। सीडेटिव्स के 1.18 करोड़ यूजर थे। इनहेलेंट के 18 लाख माइनर थे, जिनको अब्यूज के लिए इंटरवेंशन की जरूरत है। और 8.5 लाख पीपल इंजेक्टिंग ड्रग यूजर थे। आपको पता है इंजेक्शन के थ्रू भी कुछ लोग नशा करते हैं। ये बैठा है, उसके पास क्या एरिया है वो, है ना? दे, एक बार मूवी आई थी एक, उड़ता पंजाब, हिलता हरियाणा, रेलता राजस्थान, है ना? मतलब ऐसे टाइप की सारी नशे वाली थी सारी। बहकता बिहार।
तो इस तरह की चीजें थी। आप इसको निजी रूप से मत लेना, पर्सनल लेना। अगला देखिए। बिहार में बैन है, हाँ बिहार में ये बैन है, बाकी सब होम डिलीवरी चालू है। अखबार में भी पढ़ता हूँ। तो ड्रग डिपेंडेंस इज ट्रीटेड एज ए साइक सोशल मेडिकल इशू। देखो, ड्रग पे जब किसी की डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो उसे एक साइको सोशल मेडिकल इशू है। साइको, दिमाग में एक बार हनक चढ़ गई कि भाई साहब दारू चाहिए तो चाहिए। दूसरा, बच्चों को और बीवी को पीटने वाला इंसान, सोशल लेवल पर बिल्कुल डिस्कार्डेड इंसान, और इसका इलाज मेडिकल लेवल से ही संभव है। नॉट जस्ट ए क्रिमिनल वन, द जन आंदोलन अप्रोच इज एम्फेसाइज। अब इस ऊपर एक राष्ट्रीय क्रांति होने की जरूरत है। गली गली में नहीं, घर घर में ठेके खुलने चाहिए। चलिए, फ्रॉम जीरो टू जीरो गैप, इंडियाज वैक्सीन रिवॉल्यूशन, एक नया जून 2024 के 25 के अंदर चीज है। होम डिलीवरी तो दिल्ली में भी है। बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। आप आइए किसी दिन मिलने, लेकर आइए। ब्लिंकिट से लाएंगे या जेप्टो से? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का एबीसीडी के तौर पर आंसर देखिए क्या है। मैं सिर्फ 5 मिनट और आपके साथ हूँ। 2 बजे मैं मेरी क्लास है ऑफलाइन में, बाद में बात करेंगे फिर। देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियाज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, व्हाट डज द ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम DTP 1 टू DTP 3 सिग्निफाई, एंड व्हाट हैज बीन द ट्रेंड फ्रॉम 13 टू 23? क्वेश्चन पढ़ के पता लग गया कि सिर्फ और सिर्फ डाटा की डेटा की जा रही है, तो पहले एक बार डाटा पढ़ लेते हैं। यस और नो? चलिए, तो ग्लोबल रिकॉग्निशन के तौर पर मीजल एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड अवार्ड किया मार्च 2024 में, और इसके अंदर एक्नॉलेज किया गया ग्लोबल एग्जाम्पलर के तौर पर चाइल्ड हेल्थ को बाय यूएन के IGME 2024 में। अचीवमेंट क्या थी? जीरो डोज चिल्ड्रन, जिसमें रिसीविंग नो वैक्सीन डिक्लाइंड फ्रॉम 0.11% टू 0.06% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ऐसे बच्चे जिनको कोई डोज मिली ही नहीं, 2023 में वो बच्चे 0.11% थे, 2024 में बच्चे घट के 0.06% हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनकी मृत्यु दर में भी कमी आई है, और इट इज डिक्लाइंड बाय 86% सिंस 1990। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 लगता है। टू 80 पर लाख लाइव बर्थ। उसके बाद दूसरी चीज है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, और अंडर 5 को बोल दिया U5MR। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इट हैज फॉलन बाय 58%। और जो क्वेश्चन में डिमांड की गई थी वो ये वाली लाइन थी, DTP 1 टू DTP 3 ड्रॉप आउट रेट, और ये रिड्यूस हुआ है 7 से 2% हो गया है पिछले 10 साल में। 10 ईयर्स में टोटल 5% का नेगेटिव आई है, फ्रॉम 7 to 2% हो गया है। तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब जाके आप इसको कर सकते हो। और DTP की फुल फॉर्म शायद आपको पता होगा। DTP 3 तरह के वैक्सीन का नाम होता है, डिप्थिरिया, टिटनेस और पर्टुसिस। मालूम है? तो DTP, डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टुसिस। और थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेंड एनालिसिस में बताया, बच्चों के सवाल आते हैं, महिलाओं के सवाल आते हैं, जनजाति के सवाल आते हैं, तो अब ये जरूरी सवाल है।
शीट के अंदर कुछ चेंज किए गए हैं। पहले क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, बाद में उसकी थ्योरी दिखाई जा रही है। अभी तक पहले थ्योरी 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 पढ़ते थे, बाद में 25 सवाल क्वेश्चन के देख लेते थे। चलिए, अब सारे बच्चों के लिए एक छोटा सा सवाल। जो भी इंजेक्शन का नाम दिया हुआ है, डिप्थीरिया किसके लिए लगता है, टिटनस किसके लिए होता है और पल्टूसिस किसके लिए होता है, इस होमवर्क में देख लेना। ये फिर साइंस एंड टेक का जो हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन वो नहीं होता चैप्टर, उससे कनेक्ट करके करंट अफेयर को भी ऐड कर सकता है। क्लियर? ठीक है। काजी मांझा। फिर भी मांझा मैं कह रहा हूँ, बच्चे डर जाते हैं ना ऐसे पीडीएफ का नाम देखते। उनको बस अभी 20 क्वेश्चन की आदत पड़ी हुई है ना, अभी 11 बजे। चलिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को कवर करता है, और 2014 से पहले ये सिर्फ डिजीज को कवर करता था, और मोदी जी के आने के बाद ये 12 डिजीज को कवर करने लगा है। एनुअल कवरेज के तौर पे 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन और 2.6 करोड़ इन्फेंट को कवर किया जाता है। मतलब लगभग लगभग 3 करोड़ महिलाएं और 2.5 करोड़ इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी। और द किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। तो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, फीलिसाइड क्या होता है, वेटिसाइड क्या होता है, और एमिसाइड क्या होता है। फीलिसाइड, वेटिसाइड और एमिसाइड, हो सकता है ये मैचिंग करने के लिए आ जाए, ये किससे किलिंग से रिलेटेड है, 1 2 3 4 ऐसे करके। उसके बाद यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, और ये इम्यूनाइजेशन के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए है। इसके अलावा भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं। मिशन इंद्रधनुष, नाम सुना है? मिशन इंद्रधनुष, इसमें 5.46 करोड़ चिल्ड्रन को 2014 से लेके अब तक वैक्सीनेट किया गया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। उसके अलावा पल्स पोलियो अभियान, आपने देखा होगा पिछले दिनों में पोलियो के इंजेक्शन लगने अब गली मोहल्ले में बंद हो गए। पहले अमिताभ बच्चन आते थे, जरूर से जरूर साथ वाले उसमें अपने बच्चों को लेकर जाए, पोलियो की दवा 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाए, टाइप के होते थे। अब नहीं आता कोई, क्योंकि हमने पोलियो फ्री स्टेटस भारत का बन गया 2014 से, मेंटेन करके चल रहे हैं, फ्री हो चुके हैं हम। दिमाग खराब रहता है, पोलियो ठीक हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अभिषेक, रिसेंटली नहीं, 2014 से अब तक है। एडवर्ब बदलिए। अगला देखिए संजीव भाई। मैटरनल एंड नियोनेटाल टेटनस एलिमिनेटेड बाय 2015 तक खत्म हो गया था। मैटरनल एंड नियोनेटाल टेटनस। कैट की किलिंग फेलाइड, प्रॉफिट किलिंग फर्टिसाइड, फ्रेंड की किलिंग एमिसाइड। ठीक है। Contextualizing progress, India achievement are significant given its large annual birth cohort of 2.6 crore, which exceed the total population of many developed countries. कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने बच्चों को हम अपने देश में वैक्सीन दे चुके हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। चलिए, जब बात आई कुछ पॉपुलेशन की, तो आपने दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज की पॉपुलेशन
के हिसाब से रैंकिंग और टोटल पॉपुलेशन याद कर लेनी है, टेबल। टॉप 10 कंट्रीज। इंडिया चाइना, यस और नो? इंडिया चाइना, यस और नो? उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा बताना। याद है? नहीं है। इसका मतलब गेम कर सकता है वो आपके साथ, गेम कर सकता है आपके साथ, बस ऐसे। तो अगर टॉप 10 कंट्री पॉपुलेशन के याद करने हैं तो टॉप 10 कंट्री एरिया के भी याद कर लेना। रूस, कनाडा, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऐसे करके। मेरे को याद नहीं है, वो आप कर लेना। और जब एरिया और कंट्री से पॉपुलेशन से करोगे तो इकोनॉमी से भी कर लेना। भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? एक नंबर की अर्थव्यवस्था है, एक नंबर की। हाँ, फोर्थ नंबर की। लेकिन वो देखो पागल क्या कह रहा था, लाल बंदर, सॉरी, वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति, डेड इकोनॉमी है। और उसके सुर में सुर मिला रहे एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। बोले अब तो ट्रम्प भी कह रहा है डेड इकोनॉमी है। उसकी पार्टी के दो आदमी कह रहे नहीं, 70 साल कांग्रेस ने काम किया, डेड इकोनॉमी कैसे हो सकती है? चलिए, त्रिपुरा अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, मालूम है ये बात? पर ये बताओ कौन से रैंकिंग का स्टेट बना, ये पहला राज्य बना या तीसरा राज्य है? तीसरा, यस। त्रिपुरा रिसेंटली became द थर्ड स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। तो फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से राज्य है, सवाल है ये। दिस सक्सेस वाज अचीव्ड अंडर विच फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम? और इसके अंदर उल्लास स्कीम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ये आएगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और ये इसका सी इज द राइट आंसर। और इसके अंदर जो आपको लिखना और लिखना है वो ये है कि त्रिपुरा बिकेम द थर्ड इंडियन स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। तो फर्स्ट पे मिजोरम, दूसरे पे गोवा, और तीसरे पे त्रिपुरा। तो इसको फटाफट से एक बार मैं साइड में रहा हूँ, इसको फटाफट से वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर होता हो तो आप सब लोगों को हमारा आज सेशन कैसा लगा एक बार जरूर से जरूर बताइएगा। और ये जितना भी पार्ट आज हमने किया है, इसके तौर पर हम आप जितना भी चीज दे पाए एक एक करके चीजें देंगे। और पर्टिकुलरली इस सेशन की पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल @IB एग्जाम पर एडिट करने के बाद और पूरा कवर करने के बाद डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।